डियर स्टूडेंट्स, आज के भारतीय अर्थव्यवस्था के क्लास में हम लोग जो पूर्व में आर्थिक शब्दावली इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी पढ़ रहे थे उसी का तीसरा खंड है। इस खंड में भी हम बैंक से जुड़े हुए या मुद्रा से जुड़े हुए जो शब्दावली कुछ है, खास तौर से जो चेक है उसके बारे में, बहुत तरह के जो चेक होते हैं उसके बारे में आप आज की क्लास में देखेंगे। हालांकि अभी के दौर में जो टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है बैंकिंग सेक्टर में, उससे अब चेक की महत्ता काफ़ी कम हो गई है, क्योंकि अब आप ज़्यादातर लेन देन जो है नेट के माध्यम से करते हैं और उस हिसाब से चेक बुक का प्रयोग एक सीमित रूप से ही किया जाता रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी इसका अस्तित्व है और बहुत सारे सरकारी कामों में अभी भी इस तरह के इस्तेमाल या जो बिजनेस होते हैं सबूत के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए लोग ऐसा करते हैं। तो शब्दावली प्रचलित में है और इस कारण से हम लोग उसको पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहला है धारक चेक, बियरर चेक। ये चेक, जैसा कि हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि ये भी एक प्रपत्र है, यानी डॉक्यूमेंट्स है। कोई भी रिटेन रूप में किसी के द्वारा जो जारी किया जाता है कागज, सभी को हम लोग प्रपत्र कहते हैं, डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं। और ये कैसा प्रपत्र है? तो जैसा कि अन्य प्रपत्र होते थे कि ये एक विनिमय प्रपत्र है। यानी इसको इंग्लिश में बोलेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज है ये। और इस प्रपत्र में होता क्या है कि इस प्रपत्र में जो धारक होता है उसी को धनराशि अदा करेगा। ठीक है, चाहे उसमें उसका नाम हो या ना हो। और तीसरी बात, की पहचान नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो जो बियरर चेक है, वो बियरर चेक का विशेषता ये है कि इसमें जो देने वाला होता है, चेक क्या है ये प्रीवियस क्लास के आपके जो लेक्चर्स था उसमें बता दिया गया कि तीन पार्टी होते हैं। एक पार्टी वो होता है जो चेक को जारी करता है, एक पार्टी वो होता है जो चेक को धारण करता है, और एक पार्टी वो होता है जो चेक में दिए गए राशि का भुगतान करता है। तो ये तीनों में जो प्रक्रिया चलती है पैसे के आदेश का, पैसे के लेने का और पैसे के देने का, इसी को हम लोग जिस डॉक्यूमेंट्स के जरिए, जिस प्रपत्र के जरिए संपन्न करते हैं वही चेक कहलाता है। अब चेक के रूप बहुत प्रकार के होते हैं, तो उसमें एक प्रकार जो है आपको धारक चेक, बियरर चेक, धारक धारण करने वाले से बना है। कोई व्यक्ति जो किसी चीज को धारण करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? धारक। तो चेक बुक जो रहता है उस पे जो पन्ने होते हैं उस पे लिखा रहता है पे टू धारक, यानी जो धारण करने वाला है, सब मनी। और नीचे में जो अकाउंट होल्डर होता है वो अपना साइन कर देता है। तो वो व्यक्ति जिसने चेक को धारण किया, बैंक में लेकर के गया, तो बैंक ये नहीं पूछेगा कि आप कौन है। बैंक ये देखेगा कि इसके हाथ में है, इसलिए हमें इसको दे देना है। अब तर्क के खातिर इसको ऐसे मानिए आप कि आपको कोई बियरर चेक दिया है
और आप जा रहे हैं, गिर गया, ठीक है, और उसको किसी दूसरे व्यक्ति ने उठा लिया, तो वो व्यक्ति चाहेगा तो जाकर के पैसा भुजा लेगा बैंक से। बैंक उसके लिए क्या करती है कि सिर्फ जो है वो उससे सिग्नेचर लेती है, एक साइन लेती है कि आप साइन कर दीजिए, और साइन करने के बाद जो है हम आपको पैसा दे देंगे। अब इसी में दूसरी बात ये होगी कि साहब मान लिया जाए आपके पर्स पॉकेट मार लिया, या किसी ने डकैती कर ली, छिनतोरी कर ली आपसे, तो वो बियरर चेक है, तो वो तो जाके भजा लेगा, आपको डर है इस बात का। तो आप क्या कीजिएगा, बैंक को जिससे आपने चेक जारी करवाया है उसको जाके सूचित कीजिएगा कि आप बैंक को कह दीजिए कि इस नंबर का चेक जो जाए तो उसका भुगतान ना करे, क्योंकि वो छीन लिया गया है। तो ऐसी सूचना यदि जारी करने वाले के द्वारा बैंक के पास मिल जाएगा, तभी धारक चेक को वो राशि देने से इनकार करेगा, वरना जब तक कोई कारण उपस्थित नहीं हो, जो भी व्यक्ति चेक को धारण कर रहा है, बैंक उसको राशि का भुगतान कर देगा। तो उपयुक्त कारण का अर्थ क्या हुआ कि यदि उस चेक को छीन लिया गया हो, डकैती कर लिया गया हो, या गुम हो गया हो वो, और जिसने जारी किया है वो बैंक को सूचित कर दे कि अमुक जो नंबर का चेक है, यदि उस पर राशि विड्रॉवल के लिए कोई आए तो मत दीजिए, क्योंकि उसने छीन लिया है, पॉकेटमारी कर ली है, या गुम हो गया है ये, तो इसलिए उसको आप मत दीजिएगा। तब ऐसी परिस्थिति में कारण उपस्थित हो जाता है, इसलिए बैंक उस बियरर चेक पर राशि भुगतान नहीं करेगा। वरना यदि नहीं कोई कारण है तो फिर कोई भी व्यक्ति उसको लेकर के जाएगा तो बैंक उस चेक पर भुगतान कर देगा। क्लियर? तो बियरर चेक का मतलब ही होता है कि जिसके कब्जे में वो है, राशि उसको मिलेगी। यानी एक प्रकार से वो बैंक के निगाह में जो है वो एक करंट मतलब की राशि ही है, जिसके हाथ में है, वो बैंक में चाहेगा जाकर के फौरन बुला लेगा। क्लियर? अब देखिए दूसरा जो टर्मिनोलॉजी है वो है अदिष्ट चेक। इसको इंग्लिश में बोलेंगे ऑर्डर चेक। इसमें ये भी एक प्रकार का परपत्र है, डॉक्यूमेंट्स है। ये भी क्या है? एक विनिमय परपत्र है, बिल ऑफ एक्सचेंज है। और इसमें क्या होता है बिल ऑफ एक्सचेंज में कि धारक शब्द के स्थान पर ऑर्डर लिख दिया जाता है, ऑर्डर लिखा होता है। और जब धारक चेक के शब्द के स्थान पर आप ऑर्डर लिख दिया तो इसका अर्थ यह होगा कि पहचान बताने के बाद ही बैंक द्वारा भुगतान किया जाएगा। ठीक है? अब ऐसी परिस्थिति में वो
पहचान कोई या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर आप जनरल तौर पे चेक आप देखिएगा तो उसमें लिखे है कि धारक को मांगे जाने पर इतना रुपया अदा किया गया, तो चेक में लिखा हुआ है। अब आप धारक जो यहां पर शब्द है बियरर, उसको आप काट दीजिए, ऐसे क्रॉस कर दीजिए और उस पर क्या लिख दीजिए, अदिष्ट यानी ऑर्डर चेक। चेक वही है, उसी चेक बुक का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन धारक शब्द के स्थान पे क्या आपने लिख दिया, ऑर्डर। अब उसके चेक के भुगतान का तरीका बदल जाएगा कि जो व्यक्ति लेकर के जाएगा उस व्यक्ति को बैंक कहेगा कि आप पहले अपना पहचान बताइए, पहचान नहीं बताइएगा तो हम आपको पैसा नहीं देंगे। तो पहले क्या होता था, पहचान का मतलब ये कि उस बैंक में किसी का अकाउंट है तो वो उस चेक पर साइन कर देता था और अपना अकाउंट नंबर लिख देता था। बात समझ में आई? तो ये उसकी पहचान हो गई, यानी जिसका अकाउंट है वो आदमी गारंटी ले लिया कि हाँ कुछ होगा तो हम इस आदमी को जानते हैं। लेकिन जब आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड यानी आइडेंटिटी कार्ड का प्रचलन भारत में बढ़ गया। पहले क्या था कि कोई आइडेंटिटी कार्ड किसी के पास नहीं होता था। आइडेंटिटी कार्ड का अर्थ था कि स्टूडेंट्स के पास होता था, कोई बड़ा बड़ा एम्प्लॉय है उसके ऑफिसेस के द्वारा जारी किया जाते थे वो कार्ड होता था। लेकिन 90-92 के बाद परिस्थितियां ऐसी आई कि अब इलेक्शन में आई कार्ड होना अनिवार्य कर दिया गया। तो 10 सालों के अंदर लगभग सभी का चुनाव के लिए जो उसका पहचान है वो पहचान पत्र बन गया। फिर उसके बाद आधार कार्ड का सिस्टम आया। तो अभी वर्तमान समय में ये है कि कह सकते हैं कि लगभग सभी लोगों के पास पहचान के लिए कोई ना कोई कार्ड उनके पास है। तो वैसी परिस्थिति में बैंक उन पहचान पत्रों के माध्यम से वो आपका जो अधिष्ट चेक है या जो ऑर्डर चेक है उसका भुगतान कर सकता है। यानी अब कोई जरूरी नहीं है कि किसी व्यक्ति का बैंक में खाता है तभी आपका अधिष्ट चेक भुनेगा। अब आपके पास आधार कार्ड है या वोटर आईडी कार्ड है तो उसको प्रस्तुत अगर कर दिए तो भी आपका क्या होगा, अधिष्ट चेक, ऑर्डर चेक बन जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस ये है कि राशि के भुगतान में जालसाजी को रोकने के लिए अधिष्ट या ऑर्डर चेक का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या है कि धारक को यानी जो जारी करने वाला है बहुत अच्छी तरीके से समझ रहा है कि ये फ्रॉड नहीं है, इसको इसे अपने बेटा को दे दिया और किसी कर्मचारी को दे दिया। लेकिन अगर कोई अननोन पर्सन है जिसको वो नहीं जानता है, उससे डर है कि किसी उलटफेर हो सकता है चेक में, तब वैसे चेक को जो है अधिष्ट ऑर्डर कर देता है जारी करने वाला, ताकि बैंक खुद जो है समझ बूझ करके इसका भुगतान करे, सिर्फ हमारे ऊपर जो है वो डिपेंड न रहे। क्लियर? अब देखिए अगला जो चेक का रूप है वो है रेखांकित चेक। यानी क्रॉस चेक। अब देखिए रेखांकित चेक, ये क्रॉस चेक का अर्थ क्या हुआ? अच्छा, इसका अर्थ क्या हुआ? तो चेक वही रहेगा, चेक परिवर्तित नहीं होगा। चेक बुक में जो चेक है वही रहेगा, लेकिन डिफरेंस क्या हो जाएगा कि ऐसे चेक पर जो है उस चेक के बाईं ओर दो तिरछी लाइन
दो तिरछी रेखा खींच दिया जाता है, ठीक है। लेखनी में जो है, जो रिटेन रूप में है कि धारक को मांगे जाने पर इतना रुपया अदा किया जाए, वो लिखा रहेगा। लेकिन उसी चेक पर अगर उसकी बाईं ओर का मतलब क्या हुआ साहब, कि आपने ये चेक का रूप आपने बनाया, तो इस तरफ में दो लाइन ऐसे खींच दिया जाएगा। तो जैसे ही इस तरफ में दो लाइन खींचा जाएगा, यही चेक जो है क्या कहला जाएगा, क्रॉस चेक या रेखांकित चेक। अब इसका अर्थ क्या हो जाएगा, इसके मीनिंग्स क्या हो जाएंगे? तो इसका मीनिंग ये हो जाएगा कि अब जो है भुगतान किसी बैंक खाते में किया जाएगा। किसी बैंक खाते में ही होगा। यहां पर हमने वर्ड इस्तेमाल किया गया है किसी। जैसे मान लिया जाए हमको जारी किया गया क्रॉस चेक, हमारा उस बैंक में कोई खाता नहीं है, आपका है, तो हम बोलेंगे भाई आप अपने में जमा कर करके राशि निकाल लीजिए। तो रेखांकित अगर है तो अपने बैंक में, अपने खाते में, आप किसी के खाते में जमा करके राशि का भुगतान कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी नहीं है कि वो खाता आप ही का हो। लेकिन हाँ, अब भुगतान उस चेक का किस माध्यम से होगा, अकाउंट के माध्यम से। अब हार्ड कैश नहीं होगा, अर्थात वो चेक जो है किसी अकाउंट में जमा होगा। जमा होने के बाद जो अकाउंट होल्डर है वो राशि को निकालेगा। बात समझ में आई? तो क्रॉस या रेखांकित चेक का मतलब हुआ कि बैंक उसका भुगतान नगद नहीं करेगा, बैंक पहले उसको किसी खाते में जमा करवाएगा और खाता धारक वो राशि निकाल करके, अगर वो खुद खाता धारक है तो अपने राशि का प्रयोग करेगा, किसी दूसरे के लिए किया है तो उस राशि का उसको भुगतान करेगा। ये हुआ रेखांकित चेक या ऑर्डर चेक का, ये क्रॉस चेक का मतलब। अब देखिए दूसरा इसका रूप है वो ये कि पावक खाता चेक। पावक खाता चेक, इसको इंग्लिश से बोलेंगे अकाउंट पेई चेक। अब देखिए किसी भी चेक पर अकाउंट पेई, यानी इसको इस ढंग से लिखा जाएगा, ऐसे होगा और इसके अंदर में क्या लिख दिया जाएगा, एसी। ठीक है, यानी अकाउंट पेई चेक, सॉरी एसी लिख दिया जाएगा, माने अकाउंट पेई चेक। या इसको अंदर में हम ऐसे लिख भी देंगे अकाउंट पेई, तो एब्रिविएशन में लिखे एसी या अकाउंट पेई लिखे, इसका अर्थ ये हो गया कि ये जो है अकाउंट पेई चेक है। अब ऐसा चेक यदि जारी हुआ रहेगा तो इसका क्या होगा कि जो धारक है, मतलब जिसके हाथ में वो चेक है या जिसके नाम से वो चेक है, उसके खाता में ही भुगतान होगा। ठीक है, और यदि इसी के साथ साथ अकाउंट पेई के साथ साथ इस चेक पर बैंक का नाम अगर लिख दिया जाए
तो फिर उसी बैंक में भुगतान होगा। तो दो बात अकाउंट पेई के साथ है। पहला तो ये कि अगर पावक के चेक जारी किया गया तो जो जिसके नाम से जारी किया गया उसके नाम से अकाउंट होना चाहिए और उसके अकाउंट में जमा होगा, तभी जो है वो उसका भुगतान होगा। और अगर इसमें बैंक का नाम भी लिख दिया गया एसी के साथ साथ कि इसी बैंक में भुगतान होगा, तो फिर उस बैंक में खाता होना चाहिए। जैसे दो बातें इसमें ऐसे समझिए कि आपका बैंक ऑफ बड़ौदा में खाता है और किसी ने आपको एसी चेक, अकाउंट पे ही चेक जो है जारी किया है, और जो वो चेक है वो कहां का है भाई? तो स्टेट बैंक का है। तो वो अपने बैंक के खाता में जमा करेगा और बैंक उसको भुगतान कर देगी। लेकिन वही उसमें ये लिखा रहे कि एसी के साथ साथ उसमें बैंक का नाम भी जोड़ दिया जाए, और देने वाला क्या करे? उसमें लिख दे कि ये एसबीआई में ही भुगतान होगा, और जिसको जारी किया गया है उसको उसका एसबीआई में खाता ही नहीं है, तो वो नहीं मिल पाएगा उसको पैसा तब तक जब तक वो एसबीआई में अपना खाता ना खुलवा ले। खाता खुलवा लेगा तब उसमें वो पैसा जमा होगा, तब वो निकालने का अधिकारी होगा। तो आपके मस्तिष्क में प्रश्न उठता होगा कि आखिर इतना इसमें उतार चढ़ाव क्यों है चेक के मामले में? तो ये धनराशि की मात्रा और गबन को रोकने के प्रभावकारी तरीके इसमें जुड़े हुए हैं। अगर बहुत छोटी मोटी राशि है, पहचान अच्छी है, तो पूर्व वाले चेकों का इस्तेमाल लोग करेंगे। और एकदम हम नहीं जानते हैं, कभी का जान पहचान नहीं है, राशि काफी बड़ी है, उम्मीद है कि धोखाधड़ी कर सकता है ये, तो ऐसी परिस्थिति में सबूत के लिए प्रमाण के रूप में कि हमने आपको इतना राशि दिया और इसमें किसी प्रकार का गबन नहीं हो, तो अकाउंट में ही पे हो और आप ही के अकाउंट में ही पे हो, ताकि आप हर तरीके से बंधे रहे, हमारे कब्जे में रहे। आप इनकार नहीं कर सकते कि हमको अमुक राशि नहीं दिया है या अमुक उद्देश्य से नहीं दिया है। तो इसी कारण से चेकों में इतने सारे प्रकार हम लोग को देखने को मिलते हैं। अब देखिए अगला जो चेक का में पढ़ना है वो कि यात्री चेक। क्या चीज? यात्री चेक, इसे इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे ट्रैवलर चेक। तो हालांकि ये भी अब बहुत प्रभावशाली नहीं रह गया है, क्योंकि अब आपके पास एटीएम कार्ड जो आ गया है, तो काहे के लिए आप ट्रैवलर चेक जारी करवाइएगा? आपके पास एटीएम कार्ड है, आप कहीं भी लेकर जाइए इंडिया में किसी भी जगहों पर, तो आपका साहब वो चेक वो हर बैंक का मशीन है या एटीएम मशीन है, उससे राशि निकाल लीजिए। लेकिन हाँ, एक जगह है जहां आप एटीएम का प्रयोग नहीं करते हैं, वो है विदेश में। आपका एटीएम इंडिया ही में चलता है, अगर इंडिया से बाहर जाएंगे तो वहां आपका एटीएम नहीं चलेगा। तो ऐसी परिस्थिति में ट्रैवलर चेक चलेगा। तो जिस बैंक में आपका अकाउंट है, आपको यात्रा करनी है, तो उस बैंक के द्वारा आप ट्रैवलर चेक जारी कराइएगा। तो जो यात्री चेक जिस बैंक के द्वारा जारी किया जाएगा, जिस बैंक द्वारा जारी किया जाएगा, ठीक है, तो जिस बैंक के द्वारा जारी किया जाएगा यात्री चेक, वो बैंक जो है ऊपरी पेज पर जो खाताधारी है, जिसके नाम से खाता है, का हस्ताक्षर होगा। ठीक है, अब ऊपरी पेज पर जो उसका हस्ताक्षर होगा,
तो हस्ताक्षरकर्ता क्या करेगा? तो हस्ताक्षरकर्ता उस बैंक के किसी भी शाखा से, चाहे वो कहीं भी हो, उस बैंक के किसी भी शाखा से, चाहे वो कहीं भी हो, भुगतान प्राप्त कर लेगा। जैसे उदाहरण के तौर पर आप गया के स्टेट बैंक के खाताधारी हैं, क्योंकि गया के आप निवासी हैं। आपको चेन्नई किसी काम से जाना है, घूमने के लिए या अपना इलाज कराने के लिए या किसी काम के लिए, पढ़ाई के लिए, तो आपने ट्रेवलर चेक जारी करवा लिया। अब जो ट्रेवलर चेक जारी है उसके फ्रंट पेज पे आपका सिग्नेचर है। तो आप चेन्नई जब पहुंचेंगे तो चेन्नई के एसबीआई बैंक के कहीं पर भी होगा, तो आप वहां जाएंगे और उस चेक बुक से एक चेक फाड़ करके जो राशि आपको चाहिए वो राशि लिख देंगे, और जब देंगे तो वो चेक बुक का फ्रंट पेज देखेगा वो, और उस पर जो आपका साइन है उस चेक के पीछे में साइन करवाएगा कि यहां पर साइन कीजिए, और दोनों का मिलान करा देगा। जब मिलान हो जाएगा तो अपना ओके कर करके आपको राशि का भुगतान कर देगा। इस तरीके का चेक यदि चोरी हो जाता है या गुम हो जाता है आपका, तो कि दूसरा व्यक्ति भुगतान नहीं ले सकता है, और यदि आप बैंक को सूचित कर दिए तो वो पूरा का पूरा चेक बुक ही कैंसिल कर देगा, तो और कोई भुगतान नहीं लेगा। तो इस प्रकार से चेक जो जारी किया जाता है बैंक के द्वारा अपने धारक को, वो एक प्रकार का नहीं होता है, बहुत प्रकार का होता है। और हम समझते हैं कि जितने प्रकार का हमने आज के क्लास में समझाया वो सभी के सभी आपको समझ में आ गया। थैंक यू।